प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों गोरखपुर में थे। 2 घंटे गोरखपुर में अपना समय व्यतीत किया और खासतौर से आपको बता दें कि गीता प्रेस वर्ष शताब्दी समापन समारोह में शिरकत की है। शिव महापुराण पुस्तक का विमोचन करने के साथ साथ लीला चित्र मंदिर का दर्शन किया। आपको बता दें कि दर्शन करने के बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवनिर्माण रेलवे स्टेशन के लिए शिलान्यास किया और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मामले पर जब गोरखपुर की जनता से बात की गई तो गोरखपुर की जनता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने गोरखपुर ही नहीं अपितु पूर्वांचल की जनता को सौगात की बौछार दी है। इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खिलाड़ी कोटे से 227 अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग के साथ ही प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक 489 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि खिलाड़ी से आते हैं और खिलाड़ी कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस समेत विभिन्न विभागों में भर्ती हुए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 227 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए स्पष्ट किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार खिलाड़ियों को 2% कोटे के तहत विभिन्न विभागों में तैनाती दे रही है, जिसकी वजह यही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के साथ ही देश का नाम रोशन करें, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार खेल नीति लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक स्टेडियम, साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम सभा में खेल का मैदान भी बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश के साथ ही दुनिया में उत्तर प्रदेश और अपने समाज का नाम भी रोशन करें। और उत्तर प्रदेश सरकार इनको जहां कैश के साथ ही विभिन्न विभागों में तैनाती देकर प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि खिलाड़ियों को भी सम्मान मिले और खिलाड़ी भी उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती अब एकला चलो की राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं और आज एक दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रही हैं। दरअसल मायावती दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आज एक बैठक करेंगी और उसमें तमाम अपने जितने भी अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी हैं उन सब के साथ में चर्चा करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। स्टेट कोऑर्डिनेटर और जोन इंचार्ज को इस बैठक में बुलाया गया है और बसपा के बाकी तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जिस तरीके से मायावती महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठाना है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले ही मैदान में उतरेंगी और अकेले ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारने को लेकर भी चर्चा चल रही है कि किसको मैदान में किस लोकसभा क्षेत्र से टिकट देना है, किसको मैदान में उतारना है, उसको लेकर भी मायावती इस बैठक के बाद मंथन करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले को बाढ़ से बचाव को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में जमकर के कहर बरपाया था। इसी के चलते हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहत शिविरों से लेकर के राहत सामग्री तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। पिछले साल बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गाँव प्रभावित हुए थे, सैकड़ों एकड़ फसलें भी जलमग्न हो चुकी थी और कई घर जो टूट करके बिखर चुके थे और हजारों लोगों को सड़कों पर घर बना करके आशियाना बना करके रहने को मजबूर हो गए थे। इसी तबाही से बचने को लेकर के जिला प्रशासन ने अभी से बाढ़ राहत से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम कानपुर ब्राह्मण से निकले कोका कोला क्रॉसिंग के पास एक 16 साल का लड़का ऑटोमोबाइल की दुकान पर काम करते हुए देखा। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और उस बच्चे को अपने साथ अपने आवास ले गए। साथ ही उस दुकानदार पर जो बाल श्रम करा रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। आपको बताते चले कि मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम कानपुर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। जब वह कोका कोला क्रॉसिंग पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक 16 साल का लड़का ऑटोमोबाइल की दुकान पर काम कर रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाया और कमिश्नर उस 16 साल के बच्चे को अपने आवास ले गए और एक चिकित्सक को बुलाकर उस बच्चे का इलाज कराया। साथ ही उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आदेशित किया है। साथ ही उन्होंने समायुक्त से साथ बात करी और उनको ये भी दिशा निर्देश दिए कि कानपुर में उन दुकानों पर निरीक्षण करें, चेकिंग करें जहां पर बाल श्रम कराया जा रहा है, 16 साल के बच्चों से नौकरी कराई जा रही है और ऐसा करने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि उनका कहना है कि बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है और बाल श्रम कोई नहीं करा सकता है। और साथ ही उन्होंने जिस बच्चे को अपने साथ अपने आवास पर लेकर आए थे वहाँ पर कमिश्नर ने उस बच्चे के पिता को बुलाया और उसको पढ़ाई लिखाई कराने के लिए स्कूल भेजने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि उसको बाल श्रम वह न करे, इस पर वो ध्यान रखे।
धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर गरीबों का खून चूसने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली के जिला अस्पताल का सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर तंबाकू काउंसलर के पद पर तैनात संदीप शर्मा नाम के व्यक्ति, जो कि डॉक्टर के न रहने पर उनके चैम्बर में बैठकर बाकायदा दवाएं लिख रहे हैं, और जो मरीज़ दवा लेने आया उसको बाकायदा कह रहे हैं कि जिला अस्पताल के गेट के बाहर मेडिकल स्टोर से दवा लीजिएगा। इस पूरे मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, कहीं ना कहीं से जिला अस्पताल में हड़कंप तो ज़रूर मच गया है। फिलहाल जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने वहाँ के CMS महेंद्र मौर्य से बात की, तो उन्होंने वीडियो को संज्ञान में लेकर संबंधित जो स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और कड़ी कार्रवाई करते हुए लेटर जारी कर दिया है, और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कार्रवाई और लोगों के जानने से प्राप्त किया कि किस तरह से ज्योति मौर्य जो कर रही हैं वो सही है गलत है, और आलोक मौर्य जिन्होंने संघर्ष करके ज्योति मौर्य को इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको पीछे से रैंक दिलाया और उनको SDM के पद पर बैठाया, जिसमें उन्होंने संघर्ष किया। किस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए इनको लाके यहाँ पद बैठाया है, उसको देखते हुए जितने भी लोगों से आज बात की गई, उन सब लोगों का रुझान ये रहा कि ज्योति जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में जिस तरह से नारियों का वर्णन है, उसमें ये है कि नारियों ने हमेशा त्याग की भावना रही है, उन्होंने हमेशा एक अच्छा समाज को मैसेज दिया है, संदेश दिया है, वो उनसे जानी जाती हैं, ना कि वो इस तरह के अपवाद से जानी जाती हैं। इसी को लेकर के जनता ने ये बताया कि जिस तरह से आलोक ने संघर्ष करके इनको आगे बढ़ाया और आज ये इस पद बैठी हैं, आसीन हैं, इनको पद पर बैठने का भी लायक नहीं है, इनको पद से हटा देना चाहिए। तो जनता का जो रुख था वो ये था कि जो आलोक हैं उन्होंने संघर्ष किया है, न्याय उनको मिलना चाहिए, और समाज के लोगों को आलोक के प्रति ही उनको रुझान देना चाहिए, क्योंकि आलोक ने संघर्ष करके उनको आगे इस मुकाम पर पहुँचाया है। और अगर ज्योति इस तरह से करती रहीं और ज्योति अपने मुसीबत में सफल रहीं, तो लोगों के प्रति उसका मैसेज जो जाएगा वो गलत जाएगा, निर्धार जाएगा, और लोगों में एक आशंका की भावना बनी रहेगी। आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 2019 में एक हेड स्पीच मामले में कोतवाली के अंदर मुकदमे में दर्ज आरोप के बाद उसमें MP MLA कोर्ट में आजम खां की मौजूदगी में आरोप तय किए गए, और कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद उनको आरोप पढ़कर सुनाए, जिसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन आरोपों को खारिज करते हुए उनको नकार दिया, और आजम खां ने कहा कि मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे आगे अपील करने की इजाज़त दी जाए। तो लगातार आजम खां की मुश्किलें बढ़ रही हैं। MP MLA कोर्ट से जहां उन्हें हेड स्पीच मामले में पहले भी सज़ा हो चुकी है, तो उसके बाद में लगातार जो मुकदमे हैं वो ट्रायल पर हैं, और ट्रायल के साथ ही वो अब आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे मुकदमे तय होते जा रहे हैं, आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, और बढ़ने के साथ ही समाजवादी पार्टी भी इस ओर जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती नज़र नहीं आ रही है। आजम खां चूँकि 250 से अधिक मामलों में उनका परिवार घिरा है, 100 के लगभग आजम खां के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हेड स्पीच मामले के अलावा भी और बहुत सारे मामले हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी बहुत सारे मुकदमे आजम खां के ऊपर दर्ज हैं। तो अब देखना यही होगा कि MP MLA कोर्ट से जो आरोप तय किए गए हैं, आजम खां को उसकी कॉपी और प्रति दी गई है, उसमें आजम खां की अपील में क्या होता है। आजम में लगातार टाइगर रिजर्व अपने आप में उपलब्धि है, सुर्खियों में है। जहां जनपद पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था, वहीं अब टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम जनपद पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ जो है बेहतर जलवायु होने के साथ, पानी की व्यवस्था बेहतर होने के साथ, ग्रासलैंड होने के साथ ही यहाँ के जो वन्य जीव हैं उनके लिए जो है काफ़ी सहूलियत है, जिसके लेकर के अगर हम बात रिजर्व की करें तो यहाँ पर वन्य जीवों की तो टाइगर की जो संख्या है वो भी पिछले 4 साल में 44 से 65 के आसपास हो गई। वहीं अगर हम यहाँ के हिरण की बात करें तो वो भी 7500 से बढ़ करके लगभग 25,000 से अधिक उनकी संख्या हो गई है हिरण की। तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर्यटकों के लिए टाइगर रिजर्व अपने आप में उपलब्धि है, वहीं यहाँ की ग्रासलैंड और यहाँ की हरियाली से यहाँ वन्य जीवों का लगातार वहाँ पे जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, लगातार जो है वहाँ पर संख्याएं बढ़ती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें, जैसे ही हिरणों की संख्या बढ़ी है तो वहाँ जो शिकारी हैं वो भी अपने आप पे बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार जंगलों में जाकर शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर के वन विभाग ने पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उन ऐसे शिकारियों को रोकथाम के लिए भी प्रबंध किए हैं, जिससे कि वन्य जीव की हत्या न की जाए। कुशीनगर में बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए प्रत्येक साल खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बजट केवल कागज में ही सिमट कर रह जाते हैं। अभी हाल की बात करें तो नदी में थोड़ा सा उफान आया कि नहीं, तब तक यहाँ पर 20 मीटर एक नोझी धंस गया। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के
हनुमानगंज का है, जहां पर एक नोज बना था जो 20 मीटर तक वह नोज धंस गया। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा इसी नोज का निरीक्षण भी किया गया था और जो जिले के संबंधित जिम्मेदार हैं और विभाग के लोग हैं उनकी पीठ भी उनके द्वारा थपथपाई गई थी। लेकिन आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हल्की बारिश और हल्की बाढ़ नदी में आने की वजह से यह नोज धंस गया। किस तरह से यह जो है कि 20 मीटर तक यह नोज धंस गया और इसको लेके जिले के अधिकारी अपनी पीठ भी थपथपाए और जो मंत्री हैं वो भी उनकी पीठ थपथपाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़े। हालांकि मैं आपको आगे भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यह नदी अपने वेग में चल रही है और इसको लेके लोग अपने जो है कि जिम्मेदारियां को किस तरह से निर्वहन किए हैं कि यह बंधा पे अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर जनपद में 8 परियोजनाओं पे परियोजनाओं पे काम हुआ है, जिसमें से 7 परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं और वहां पर काम नहीं हुआ है। कुशीनगर में मौजूद है किलाकत तहसील के पतौरा गांव में, जहां पर 2 दिन पहले यहाँ पर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की धक्का मुक्की से हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं पीड़ित पक्ष ने जब कब्जा को लेकर विरोध किया उसके बाद दबंगों द्वारा मारपीट की गई और वहीं पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मौत होने के बावजूद भी किलाकत पुलिस अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है, जबकि पोस्टमार्टम में मारपीट के दौरान धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से उस व्यक्ति की मौत होने के बावजूद भी अब तक किलाकत पुलिस क्यों मुकदमा नहीं दर्ज किए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह से सरकारी जमीनों और आबादी जमीनों पर अवैध कब्जा न हो। ऐसे में किलाकत के पतौरा गांव में किस तरह से यहाँ पर आबादी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है दबंगों के द्वारा, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि किलाकत पुलिस क्या कर रही है। और जबकि आपको बता दें कि इस मामले में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किलाकत पुलिस इस समय मौन बैठी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या पीड़ित पक्ष का न्याय नहीं मिल सकता है। योगी सरकार में इस तरह से हम न्यूज़ इंडिया लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि जहां योगी आदित्यनाथ लगातार दबंगों पर कार्रवाई कर उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे में पतौरा गांव में कब बुलडोजर। सिद्धार्थनगर ज़िले के शोहरतगढ़ कस्बे में संचालित हॉस्पिटल जनहित एंड फ्रैक्चर क्लिनिक पर शोहरतगढ़ के MYC RJ सिंह ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वहां पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं पाया गया। हालांकि वहां पर एक BMS जो डॉक्टर थे वो वहां पर OPD कर रहे थे और वहां पर हर एक चीज़ की सुविधाएं मुहैया थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ना तो उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, ना तो जो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड है उसका ही रजिस्ट्रेशन है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक BMS डॉक्टर वहाँ पर निरीक्षण के दौरान वहाँ के MYC को OPD चलाते जो है उनको मिला। इस पूरे मामले पर MYC RJ सिंह ने बताया कि शोहरतगढ़ कस्बे में संचालित हॉस्पिटल जनहित एंड फ्रैक्चर क्लिनिक पर लगातार उसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर वो वहाँ पर छापेमारी किए। छापेमारी के दौरान जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के प्रबंधक से अस्पताल के कागजात मांगे गए तो वो उसके कागजात नहीं दिखा पाए।